इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी, जिसमें हमने बेसिक चीजों को देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, गुड्स सर्विस क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बेसिक बातें की थी। आज का जो हमारा वीडियो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड, आज का जो हमारा वीडियो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्या क्या अलग अलग बेस पे प्रकार होते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द माना जाता है। वो तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि उसको किसी देश के नाम के साथ में यूज न किया जाए। इसलिए हमने हमेशा अर्थव्यवस्था शब्द एक देश के नाम के साथ में ही सुना है। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो एक कंट्री के नाम के साथ में ही इकोनॉमी की बात करते हैं। हम बोलते हैं इस कंट्री की इकोनॉमी अप जा रही है, हम बोलते हैं इस कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो साधारण शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि एक देश के पास में जो भी सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके देश अपने विकास के उद्देश्य से जो कार्य करता है, जो प्रबंधन करता है, उस प्रबंधन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि कंट्री के पास में जो भी रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब लिमिटेड रिसोर्सेस क्यों बोल रहा हूं? तो लिमिटेड रिसोर्सेस या सीमित संसाधन का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेस है एक टाइम पीरियड के साथ में वो खत्म होते रहेंगे। हमारे पास में कोई भी असीमित संसाधन नहीं, तो हमारे पास में जो भी संसाधन है वो एक लंबे समय के बाद में या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में वो संसाधन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं सीमित संसाधन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था को 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है वो संसाधनों पर अधिकार के आधार पर किया गया है। कैसे? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसमें पहला भाग होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये होती क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आखिर ये है क्या? तो अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर संसाधनों पर अधिकार किसके पास में हो? पूंजीपति के पास में हो। जहां पर संसाधनों पर अधिकार किसके पास में हो? पूंजीपति के पास में हो, कैपिटलिस्ट के पास में हो, तो वहां हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये मार्केट डिसाइड करता है। यहाँ पर लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य किए जाते हैं। अब अगर बात करें कि कैपिटलिस्ट क्या, तो कैपिटलिस्ट वो पूंजीपति हो जिनके पास में पैसा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेस पर अधिकार किसके पास में है? कैपिटलिस्ट के पास में है या प्राइवेट के पास में है। तो बात ये आती है कि क्या ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कि अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो हम बोलते हैं कि यूएसए, हम बोलते हैं कि कनाडा, लेकिन गवर्नमेंट तो वहां पर भी है। तो फिर गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ? तो मार्केट जो है उस पर अधिकार किसका होता है? उस पर अधिकार कैपिटलिस्ट का होता है, प्राइवेट का होता है। कितना प्रोडक्शन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीजें मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर आधारित होते हैं, मांग और आपूर्ति पर होते हैं। लेकिन वहां पर जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सरकार के द्वारा। तो हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ऐसी इकोनॉमी में डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता, प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता रूल और रेगुलेशन करने के अलावा।
तो यहाँ पर क्योंकि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप की नीति देखने को मिलती है। अहस्तक्षेप की नीति क्यों, या हैंड्स ऑफ पॉलिसी क्यों? अहस्तक्षेप की नीति या हैंड्स ऑफ पॉलिसी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली किसी भी प्रकार से रोल नहीं होता है मार्केट पर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हैंड्स ऑफ पॉलिसी या अहस्तक्षेप की नीति देखने को मिलती है। हैंड्स ऑफ पॉलिसी या अहस्तक्षेप की नीति देखने को मिलती है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो किसके पास होते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट के पास में होते हैं, उन पर निजी लोगों का अधिकार होता है, कैपिटलिस्ट का अधिकार होता है, लेकिन गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं होता, लेकिन रूल और रेगुलेशन बनाने का काम जो करती है वो सरकार ही करती है। तो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न होने के कारण हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम अहस्तक्षेप की नीति देखते हैं। सेकेंड टाइप में बात करें तो रिसोर्सेस पर अधिकार जो है वो किसका होता है, तो यहाँ पर रिसोर्सेस पर अधिकार जो है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। सरकार के द्वारा ही सारी चीजों का निर्धारण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, समाज की विकास करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है लाभ की प्राप्ति करना। लेकिन आजकल जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर समाज के विकास की तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, लाभ की भी प्राप्ति की जा रही है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेनली क्या होता है, रिसोर्सेस पर अधिकार जो होता है वो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल और रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही मार्केट भी देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं होगी, बिल्कुल है कि आप चाइना की बात करें तो चाइना में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो काम कर रही है। थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट के पास में भी होंगे और पब्लिक के पास में भी होंगे। प्राइवेट के पास में भी और पब्लिक इन द सेंस की इकोनॉमी में पब्लिक टर्म हम गवर्नमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस होगा वो प्राइवेट या कैपिटलिस्ट के पास में भी होगा और सरकार के पास में भी होगा, और डेवलपमेंट के जो भी काम किए जाएंगे वो दोनों के द्वारा मिलकर किए जाएंगे, जैसे कि इंडिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज भी हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार भी है, और दोनों मिलकर विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है वो इन तीन आधारों में किया गया है। किस बेसिस पे, किस आधार पर, रिसोर्सेस पर अधिकार के आधार पर। लेकिन क्या सिर्फ यही तीन वर्गीकरण है, इसके अलावा कुछ और भी है? तो हम बात करते हैं, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी तो आगे की चीजें भी आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम और वर्गीकरण की बात करें तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। आगे और देखते हैं कि इंडिया में और किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। अब आपको पता है कि भारत या कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था या अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात और निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, या दूसरे देशों के साथ में ट्रेड करता है। तो उसी बिजनेस के आधार पर, उसी ट्रेड के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है अर्थव्यवस्थाओं का। तो अब अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है ट्रेड के बेसिस पे वो दो प्रकारों में किया गया है। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसको आप बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, और एक होती है ओपन इकोनॉमी, जिसको आप खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बोला कि किस बेसिस पे, ये ट्रेड के बेसिस पे है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे है, या आयात निर्यात के बेस पर है। तो अगर कोई भी देश विश्व के किसी भी अन्य देश के साथ
अगर कोई भी देश विश्व के किसी भी अन्य देश के साथ में या तो आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है या दोनों कर रहा है, तो अगर एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ में आयात निर्यात कर रहा है या किसी भी एक देश के साथ में आयात निर्यात कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो उस देश में खुली अर्थव्यवस्था विद्यमान है। इसमें और कुछ भी नहीं, इसमें बस इतना सा है कि अगर ट्रेड हो रहा है या इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट या दोनों चीजें, तो अगर ट्रेड हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, अगर ट्रेड नहीं हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो अब बात यह आती है कि क्या विश्व में कोई देश ऐसा है वर्तमान में जहां पर बंद अर्थव्यवस्था है? कोई देश ऐसा है जो आयात और निर्यात में से कुछ भी नहीं करता विश्व के अन्य देशों के साथ में? तो अगर मैं बात करूं या आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि वियतनाम या नॉर्थ कोरिया जो है वो बंद अर्थव्यवस्था विद्यमान होगी या क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, तो आपको बता दूं कि इन देशों का भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अलग अलग देशों के साथ में या तो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है। पूरे तरीके से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्तमान में कोई भी देश ऐसा है जहां पर बंद अर्थव्यवस्था विद्यमान है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाता है। तो अगर किसी देश में वॉर होगा तो वो अपने वॉर या अपनी लड़ाई पर ध्यान देगा या अपने बिजनेस पर ध्यान देगा? तो अवश्य बात है कि यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि अपने लड़ाई पर ध्यान दे। तो हो सकता है कि जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 या हो सकता है जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2021 तक हमने किसी भी प्रकार से वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि हमने किसी भी रीजन से विश्व के किसी भी देश के साथ इस समय अंतराल में, इस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रेड नहीं किया, ना इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट किया, तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हम क्या बोल देंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बस समझ आ रही है? तो वर्तमान में किसी भी देश में पूरे तरीके से बंद अर्थव्यवस्था विद्यमान नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए या कुछ समय के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ में व्यापार नहीं कर रहा, आयात निर्यात नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उस कंट्री में क्लोज्ड इकोनॉमी कर रहा है। क्लियर? इसके अलावा अर्थव्यवस्था का एक और प्रकार होता है समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी। समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि अगर कोई कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है, तो हम बोल देंगे कि पैरेलल इकोनॉमी? नहीं, पैरेलल इकोनॉमी जो होती है वो टोटली बेस्ड ऑन होती है ब्लैक मनी पर। पैरेलल इकोनॉमी जो होती है वो पूरे तरीके से काले धन पर आधारित होती है। तो अगर किसी देश में, अब आपको पता है कि जैसे भारत में अलग अलग प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे हो रही है? व्हाइट मनी से हो रही है। और कंबाइंड फॉर्म में ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसी को तो हम कंट्री की इकोनॉमी बोल रहे हैं, उसी को हम कंट्री की इकोनॉमी बोल रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोगों के पास में ब्लैक मनी भी है, तो लोग क्या करेंगे? लोग उस ब्लैक मनी का भी तो यूज करेंगे, उस ब्लैक मनी से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एक तरफ तो व्हाइट मनी पर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में उस देश की अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट मनी पर आधारित आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही हैं जिसको हम सम्मिलित रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था के नाम से जान रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ब्लैक मनी या काले धन पर भी आश्रित आर्थिक क्रियाएं संचालित की जा रही है। तो अगर किसी भी देश में काले धन पर आधारित आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं
और उस देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ काले धन की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, तो हम बोल सकते हैं कि उस देश में क्या है, उस देश में पैरेलल इकोनॉमी। तो पैरेलल इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि किसी भी देश में काले धन पर आधारित जो अर्थव्यवस्था होगी उस देश की समानांतर अर्थव्यवस्था है। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको क्लियर है। इंडिया में वर्तमान में क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, वर्तमान में क्योंकि हम अलग अलग देशों के साथ में आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओपन इकोनॉमी है। और हमको ये भी पता है कि यहाँ पर लोगों के पास में ब्लैक मनी भी है और उस ब्लैक मनी से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर समानांतर अर्थव्यवस्था या पैरेलल इकोनॉमी भी विद्यमान है। अब कैसे? तो अगर देश में ब्लैक मनी नहीं होती तो डिमोनेटाइजेशन की जरूरत क्या होती, विमुद्रीकरण की जरूरत क्या होती, तो वहां से हमको समझ में आ रहा है कि देश में भी काला धन जो है वो विद्यमान है। तो 3 प्रकार की मुख्यतः अर्थव्यवस्थाएं जो है वो वर्तमान में भारत में विद्यमान है या देखने को मिलती है। ये तो चीजें हो गई कि आजादी के बाद कैसी चीजें और क्या हुआ, लेकिन मेनली 2 और प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं जो मुख्यतः आजादी के पहले भारत में देखने को मिल रहे थे। तो मैं उसको भी आपको क्लियर कर देता हूं कि आखिर वो होते क्या हैं। तो ये जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं आपने देखी ये आफ्टर 1947 थी। अब जो 2 अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार की मैं बात करूंगा वो भारत में बिफोर 1947 थे। अगर बात करें कि आजादी के पहले भारत में कैसी अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही थी, बिफोर 1947 किस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं मेनली 2 टाइप की, एक थी कॉलोनियल इकोनॉमी और दूसरी थी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। इसे बोलते हैं उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। और इसे बोला जाता है पूरक अर्थव्यवस्था। तो मेनली 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो आजादी से पूर्व भारत में देखने को मिल रही थी। किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि कॉलोनियल इकोनॉमी है, तो पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसी दूसरे देश के द्वारा किया जाए, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसी दूसरे देश के द्वारा किया जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था कॉलोनियल कहलाती है या उपनिवेशिक कहलाती है। तो आपको पता होगा कि भारत में आजादी से पूर्व क्या किया जा रहा था, ब्रिटिश के द्वारा हमारे किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि आप इन चीजों का प्रोडक्शन करें, आप ऐसी चीजों का उत्पादन करेंगे जो चीजें ब्रिटेन के लिए कमर्शियल यूज रखती हूँ, या ऐसी चीजों का आप उत्पादन करेंगे जो चीजों का वाणिज्यिक उपयोग ब्रिटेन को मिलता। तो हमारे किसानों को फोर्स किया जा रहा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने आपको ये बताया था कि मेनली 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन पर रेगुलेशन था, मतलब कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रेगुलेशन। और मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी या अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसी दूसरे देश के द्वारा किया जाए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन पर नियंत्रण कर रहे हैं। बोले कि आपको कॉटन का प्रोडक्शन करना है, आपको नील का प्रोडक्शन करना है, आपको ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना है जिसका कमर्शियल यूज किसका हो, इसको मिले, ब्रिटेन को मिले। तो यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन फोर्सफुली हुआ, यहाँ पर नील का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन पर रेगुलेशन ब्रिटेन का हो गया। इसलिए हमने बोला कि भारत में उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, भारत में कॉलोनियल इकोनॉमी। ये कॉलोनियल टर्म जो है वो कॉलोनी से निकल कर है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनी बसा रहा था, भारत भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उसी कॉलोनी से कॉलोनियल इकोनॉमी निकल कर रही। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उत्पादन पर अधिकार या नियंत्रण जो था वो ब्रिटेन का था, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था आजादी से पूर्व उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। दूसरा नाम आता है पूरक अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी जो है वो उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के थोड़े से आगे की स्टेज है। तो अगर ये क्लियर है तो आराम से वो चीजें जो है वो भी समझ में आ जाएंगी। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन पर रेगुलेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रेगुलेशन, लेकिन पूरक अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी देश का कच्चा पदार्थ या किसी भी देश का जो रॉ मटेरियल उसको उस देश से बाहर ले जाया जाता है, उस रॉ मटेरियल से कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम डेवलप किए जाते हैं, कुछ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
अभी विनिर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, तो जब मैं आपको सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले पोर्शन को समझाऊंगा तो वहां पर ये विनिर्मित वस्तुओं भी आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी देश का कच्चा पदार्थ जब कोई दूसरा देश अपने यहाँ ले जाए, उससे विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करे और वही विनिर्मित वस्तुएं लाकर पुनः उसी देश में बेच दे जिस देश का कच्चा पदार्थ था, तो उस देश को हम पूरक अर्थव्यवस्था कहेंगे, या उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी कहेंगे। इंडिया की इकोनॉमी भी कॉम्प्लीमेंट्री थी ब्रिटेन की। कैसे? तो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया जाता था, हमने बोला कि कॉटन ले गए, नील ले गए। यहां से क्या किया गया, ब्रिटेन के इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड आइटम या विनिर्मित वस्तुएं, तो कॉटन से इन्होंने कपड़े बनाए, नील से इन्होंने कलर बनाए और वही मैन्युफैक्चर्ड आइटम रॉ मटेरियल ले गए और वही मैन्युफैक्चर्ड आइटम को लाकर क्या कर दिया, इंडिया के मार्केट में सेल कर दिया। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि भारत का कच्चा पदार्थ ले जाकर उसी से नई चीजें बनाकर और वही चीजें लाकर इंडिया में वापस बेच रहे हैं। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि भारत में पूरक अर्थव्यवस्था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी भी तो हम कई देशों को कच्चा पदार्थ जो है वो बेचते हैं, वही देश उससे विनिर्मित वस्तुएं बनाकर मैन्युफैक्चर्ड आइटम डेवलप करके हमको वापस से बेचते हैं। तो क्या अभी भी हमारे देश में पूरक अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो पूरक अर्थव्यवस्था तब कहलाएगी जब फोर्सफुली आपसे रॉ मटेरियल ले जाया जाएगा। अभी हम फोर्सफुली चीजों को ऑपरेट नहीं कर रहे, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो अभी पूरक अर्थव्यवस्था भारत में विद्यमान नहीं। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ कि आजादी से पहले भारत में कॉलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी देखने को मिल रही थी। तो ये मुख्यतः हमारे अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार थे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। लेकिन वहां तक जाने से पहले आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, हमारा चैनल पहुंच सके जो लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे या इस लॉकडाउन के कारण वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे।